हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एडुरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एडुरोही ऑफिशियल पर। आज 31 जुलाई के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम बातें कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पहले आपके कभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर आते हैं। आज के दिन जो भी घटनाएं घटित हुई उनसे संबंधित करंट अफेयर्स भी हम कवर कर लेते हैं साथ ही साथ में। ठीक है, इतिहास को करंट अफेयर्स के साथ जोड़कर आपको इस कक्षा में बताया जाता है। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं हम आज की इस दिन की। आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज जिनका जन्मदिन है, जिन्होंने हमारे भारतवर्ष का नाम विश्व स्तर पे रोशन किया है। तो चलिए, इनके बारे में शायद आपने नाम सुना होगा, जरूर सुना होगा नाम आपने। इनका नाम है श्रीजा अकुला। श्रीजा अकुला ये किस खेल से संबंधित हैं, आप एक क्वेश्चन बताएंगे पहले, फिर मैं आपको थोड़ी सी कहानी इनके बारे में बताऊंगा। श्रीजा अकुला किस खेल से संबंधित है? अगर आपने लिखा होगा इसमें टेबल टेनिस तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। हमारे भारतवर्ष की बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं श्रीजा अकुला, जो कि एक टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। आपको इनके हाथ में एक दिखाई दे रहा होगा जिससे वो खेल खेला जाता है। इनका जन्म आज ही के दिन 1998 में हुआ था। ठीक है ना। और ये कहाँ पर जन्मी थी? हैदराबाद में। हैदराबाद में तो आपको पता ही है ये कहाँ है। ये तेलंगाना की राजधानी है। आर्थिक दृष्टिकोण से बड़ा ही संपन्न क्षेत्र है हैदराबाद। ठीक है, तो भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अकुला का आज जन्मदिन है। इनको बहुत बहुत बधाई हो। इनके कोच का नाम क्या है? सोमनाथ घोष। वहीं जब हम बात करें, अभी आपको पता है ओलंपिक खेल चल रहे हैं, है ना। ओलंपिक खेल चल रहे हैं 2024 के। और ये कहाँ पर आयोजित करवाए जा रहे हैं? पेरिस में। पेरिस फ्रांस में है। अभी ये अगले महीने तक चलेंगे, 11 अगस्त तक। वहाँ पर भी श्रीजा अकुला गई हुई हैं और पेरिस ओलंपिक में इन्होंने जीत से शुरुआत कर दी है। स्वीडन की कलबर्ग को इन्होंने बड़ी आसानी के साथ हरा दिया था। आपने शायद ओलंपिक अभी देखे भी होंगे, न्यूज़ में भी देखा होगा। बड़ी आसानी के साथ इन्होंने हरा दिया। और वो पहला गेम 11-4 से इन्होंने अपने नाम किया। दूसरे गेम को भी इन्होंने अपने नाम किया 11-9 से। शानदार इनकी शुरुआत रही है पेरिस ओलंपिक में। उम्मीद है ये हमारे भारतवर्ष के लिए मेडल लेकर आएंगी और बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको आने वाले इस कंपटीशन के लिए। और आज इनका जन्मदिन है। इनके बारे में आप और भी ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। अभी आप ओलंपिक खेल में और भी खिलाड़ी जो गए हुए हैं इनके बारे में भी आप देख लीजिए। सभी को शुभकामनाएं हमारी तरफ से और आपको भी। ठीक है जी, चलिए यहाँ पर ये देख सकते हैं आप ओलंपिक खिलाड़ी जो गई हुई हैं श्रीजा अकुला। ये कुछ टाइम पुरानी फोटो है। ये होता है टेबल टेनिस। आपने शायद खेला भी हो या आपने खेला नहीं है तो आपने ज़रूर देखा होगा। चलिए, अब हम चलते हैं उनके बारे में जानने के लिए जिनकी आज जयंती है, जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सबसे हम पहले शुरुआत करेंगे जिनकी आज जयंती है। चलिए, इनका नाम तो कौन नहीं जानता, बखूबी जानते हैं इनका नाम। मुंशी प्रेमचंद इनका नाम था। मुंशी प्रेमचंद, है ना। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां तो आपने बहुत पढ़ी होंगी, बहुत ज़्यादा पढ़ी होंगी बचपन में। हीरा और मोती नाम की एक कहानी आया करती थी, शायद आपको ध्यान में हो।
ठीक है ना, तो वो इन्हीं के द्वारा रचित थी, आपने जरूर पढ़ा होगा। अब जैसे हम बात करें इनका जन्म कब हुआ था, आज ही के दिन इनका जन्म 1880 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, वाराणसी में। और ये वाराणसी कहाँ पर पड़ता है, तो ये तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की संतान थे ये, हमारे भारतवर्ष में इन्होंने खूब नाम कमाया। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई थी। कहाँ पर, वाराणसी में ही इनकी मृत्यु हुई। किस रूप में ये प्रसिद्ध रहे, हमारे एक भारत के बेहतरीन लेखकों में से एक माने जाते हैं। और आप कहेंगे कि ये एक ऐसे उपन्यासकार थे, उपन्यासकार जितने भी हुए हैं उनके सम्राट के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इनको एक उपाधि दी गई थी, उपन्यास सम्राट। तो उपन्यास सम्राट के नाम से कौन जाना जाता है, तो आप लिख देना नाम मुंशी प्रेमचंद का। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था, क्या आप बता सकते हैं, जल्दी से आप इनका नाम बताएंगे। प्रेमचंद जो नाम है ना, वो तो एक साहित्यिक नाम था, जो साहित्य उन्होंने लिखे वो प्रेमचंद नाम से लिखे। लेकिन इनका मूल नाम क्या था, धनपत राय श्रीवास्तव इनका मूल नाम था। मोहम्मद यूसुफ खान जो लिखा है ऑप्शन डी में, ये किसका नाम था। आपने एक एक्टर का नाम जरूर सुना होगा, शायद आपने मूवी देखी भी होगी। दिलीप कुमार एक एक्टर रहे हैं हमारे भारतवर्ष में, बॉलीवुड के, है ना, तो उनका नाम क्या है, मोहम्मद यूसुफ खान ओरिजिनल नाम था। और एक जो हैं हरि किशन गोस्वामी नाम से, हरिशन किशन गोस्वामी, ये भी एक एक्टर का मूल नाम था। वो एक्टर, उनका नाम क्या है, भारत कुमार से नाम प्रसिद्ध हुए थे हमारे भारतवर्ष में, बॉलीवुड के अभिनेता भारत कुमार। ठीक है, जो कि देशभक्ति टाइप की मूवी बनाया करते थे, इसी वजह से उनका नाम भारत कुमार पड़ गया था। आप उनके बारे में भी देख सकते हैं। लेकिन अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद के बारे में बातें कर रहे हैं। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद जैसी आपको साहित्यिक कृतियां इनकी दिखाई देंगी। प्रगतिशील, ये एक लेखक हुए हैं हमारे भारतवर्ष के। इनका साहित्यिक नाम प्रेमचंद था, और ये नाम इन्होंने बहुत समय के बाद में अपनाया था, लेकिन मूल नाम इनका क्या था, धनपत राय था। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको। तो इनका एक नाम और भी माना जाता है, नवाब राय। नवाब राय के नाम से भी ये प्रसिद्ध हुए थे। इनके द्वारा अगर आपसे कुछ बातें पूछ ली जाएं, जैसे कि इनके द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। गोदान का नाम आपने जरूर सुना होगा, ये इनके द्वारा रचित ही हैं, गोदान। ठीक है, और जैसे हम बात करें कौन कौन सी रचनाएं इनके द्वारा लिखित हैं, तो आपने ईदगाह नाम सुना होगा, ईदगाह ये भी इनके द्वारा रचित है। और दो बैलों की कथा, ये भी इनके द्वारा ही रचित है, दो बैलों की कथा। गबन नाम आपने सुना होगा, गबन ये भी इनके द्वारा ही रचित है। ठीक है, नमक का दरोगा, वो भी आपने नाम सुना होगा, नमक का दरोगा, तो ये भी इनके द्वारा रचित है। इसके अलावा जैसे हम बात करें और कौन कौन सी रचनाएं इनके द्वारा लिखित हैं, शतरंज के खिलाड़ी। और इसके अलावा इन्होंने एक रचना, बड़ी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है इनकी, पूस की रात, तो ये भी रचना मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित है। ठीक है, पंच परमेश्वर नाम से इनकी एक रचना आती है, स्टोरीज ऑफ मुंशी प्रेमचंद। ये इनसे रिलेटेड एक आप कह सकते हैं रचनाओं का भंडार आपको देखने को मिलेगा। मानसरोवर नाम से रचनाएं मिल जाएंगी आपको, बहुत सारी रचनाएं इनके द्वारा लिखित हैं। एक प्रगतिशील उपन्यासकार हुए हैं, जिनको उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। आज इनकी जयंती है, इनको हम नमन करते हैं। चलिए जी, अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में भी। इनका नाम शायद आपने सुना भी होगा, इनका नाम क्या है, इनका नाम है अमर सिंह चौधरी। इनकी आज जयंती है, अमर सिंह चौधरी। ये किस रूप में प्रसिद्ध रहे हैं, ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गुजरात के, पूर्व नहीं लिखेंगे हम, लिखेंगे भूतपूर्व, भूतपूर्व मुख्यमंत्री। ठीक है ना, क्योंकि काफी समय पहले ये मुख्यमंत्री बने थे। और कौन से नंबर के ये मुख्यमंत्री थे, 8वें मुख्यमंत्री थे। 1985 से लेकर 1989 तक ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। इनका जन्म कब हुआ था, आज के दिन ही 1941 में इनका जन्म हुआ था, सूरत में। और जब हम बात करें, इनकी मृत्यु 15 अगस्त 2004 को हुई थी।
15 अगस्त 2004 को इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? अहमदाबाद में। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलिए, और कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक नेता थे। ये तो बात हुई गुजरात के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, मुख्यमंत्री बोलेंगे। गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी, जिनकी हम बात कर रहे हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो फिर आप किसका नाम बताएंगे? अगर आपने लिखा होगा इसमें भूपेंद्र पटेल, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। बाकी ऑप्शंस के बारे में बातचीत कर लेते हैं। प्रमोद सावंत, ये कहाँ के हैं? तो ये तो गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। नायब सिंह सैनी वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाले हुए हैं। मोहन चरण मांझी की बात करते हैं तो ये ओडिशा के मुख्यमंत्री बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पहली बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कोई मुख्यमंत्री बने हैं। पहले तो उड़ीसा में किसकी सरकार चला करती थी? बीजेडी, बीजू जनता दल की सरकार यहाँ पर चला करती थी। अब चलो हम चलते हैं नेक्स्ट, इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम शायद आपने जरूर सुना होगा, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया जो हैं, उनकी आज जयंती है। इनका जन्म आज ही के दिन 1916 में हुआ था। कहाँ पर? झालावाड़ में। झालावाड़ कहाँ पर पड़ता है? अंदाजा आप लगा पा रहे होंगे, ये राजस्थान का एरिया है। वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1982 को हुई थी। कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी? बीकानेर में। और बीकानेर तो आपको पता है राजस्थान में ही है। तो ये किस रूप में हमारे लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राजस्थान के सीएम कब से कब तक रहे थे ये? 1954 में ये सीएम बने थे और 1971 तक रहे थे, ऐसा माना जाता है इनके बारे में। ठीक है ना? तो बहुत लंबा इनका टाइम पीरियड माना जाता है। और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ये वहां पर मुख्यमंत्री बने थे। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे राजस्थान के, तो फिर कौन रहे? तो आप नाम लिख देना, मोहनलाल सुखाड़िया का। 1954 से लेकर 1971 तक। 13 नवंबर 1954 को बने थे, 9 जुलाई 1971 तक रहे। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? अब चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। चलो, राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। तो जैसे हम बात करें वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, तो भजनलाल शर्मा हैं अभी। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑप्शन सी के बारे में, एन बीरेन सिंह, ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो ये वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। मोहन यादव की बात की जाती है तो ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जब हम सिद्धारमैया की बात करते हैं तो ये वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? कर्नाटक के। अभी मैंने करंट अफेयर्स की एक कक्षा जो आपकी परसों हुई थी, उस कक्षा में मैंने बताया था कि हमारे भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कई राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। वो नाम भी मैंने आपको लिखवा दिए थे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और पूछने वाला हूं। एक नई नियुक्ति राज्यपाल के रूप में हुई है राजस्थान में भी, राष्ट्रपति के द्वारा। तो आप ये बताइएगा कि राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नई नियुक्ति हुई है ये। ठीक है ना, राष्ट्रपति के द्वारा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आपको राष्ट्रपति लिख देना है ऑप्शन में। तो अगर आपने इसमें लिखा होगा ना हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। अभी जो नई नियुक्ति हुई है ना, वो कौन है व्यक्ति? हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े हैं, जो अभी राजस्थान के ये राज्यपाल बने हैं। इनसे पहले कौन थे? तो पूर्व राज्यपाल हो गए हैं अब ये कलराज मिश्र। ठीक है, 5 दिन पहले कलराज मिश्र थे, आप अंदाजा लगा लीजिए। और अब वर्तमान में ये हैं। ठीक है, शिव प्रसाद शुक्ल की बात की जाती है तो ये वर्तमान में कहाँ के हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। बंडारू दत्तात्रेय की बात की जाती है तो ये वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल हैं। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। क्लियर हुआ? राजस्थान के नए राज्यपाल हैं हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े। चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम शायद आपने सुना भी होगा, अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं।
इनका नाम है अमर सिंह चौधरी। अमर सिंह चौधरी की आज जयंती है। और जैसे हम बात करें, ये कहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं गुजरात के। सॉरी, ये पॉइंट मैंने एक और भी करवा दिया शायद आपको, है ना। चलिए कोई बात नहीं, ये दोबारा से आ चुका है। चलो ये तो हो गया, डन हो गया, ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया अमर सिंह चौधरी के बारे में, गुजरात के सीएम रह चुके हैं। और ये भी मैंने आपको बता दिया, भूपेंद्र पटेल वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलिए, अब इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनके बारे में अगर थोड़ा सा आप पढ़ेंगे ना, तो ये किरदार आपको बड़ा पसंद आएगा, मुझे ऐसा लगता है। आप इनके बारे में पढ़ के देखिएगा, इनके बारे में पुस्तकें जब पढ़ेंगे तब आपको आनंद आएगा। इनका नाम था दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी, ठीक है ना। और इनका जन्म आज ही के दिन कहाँ पे हुआ था? 1907 में हुआ था। एक सेकंड, टाइपिंग मिस्टेक। 1907 में इनका जन्म हुआ था, 31 जुलाई 1907 को। कहाँ पर जन्मे थे ये? गोवा में, ठीक है। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? 29 जून 1966 को इनकी मृत्यु हुई थी। हमारे भारतवर्ष में किस रूप में प्रसिद्ध हुए? तो इनका जो मुख्य क्षेत्र था वो अनुसंधान, यानी कि रिसर्चर थे ये एक, ठीक है। हमारे भारतवर्ष के एक अच्छे इतिहास के विद्वान भी रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। अब जैसे हम बात करते हैं इनके पिता के बारे में। इनका पिता का नाम क्या था? धर्मानंद कोसाम्बी। दामोदर इनका खुद का नाम था। ये बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट आपके लिए बन सकता है। दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी के पिता अपने जमाने के रिक्त स्थान धर्म के प्रसिद्ध विद्वान थे। अगर आपने लिखा होगा ना बुद्धिज्म, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनके पिता धर्मानंद कोसाम्बी बुद्धिज्म के अच्छे विद्वान व्यक्ति थे, ठीक है। और जब हम बात करें दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी की, तो इनका उल्लेखनीय योगदान किस क्षेत्र में देखने को मिलेगा? प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में, संस्कृति के बारे में इन्होंने बहुत सी बातें लिखी है। कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना भी इन्होंने की है। एक इनकी रचना बड़ी प्रसिद्ध है, आप पढ़ के देखना, मिथ एंड रियलिटी। मिथ एंड रियलिटी के बारे में आप जान लीजिएगा, ये किसके द्वारा रचित है? दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी द्वारा। स्टडीज इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कल्चर, ये भी रचना इनके द्वारा लिखित है। द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशियंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन, ये भी रचना इनके द्वारा लिखित है। ऋग्वेद में देवियों की संख्या आपको कम ही मिलती है, जाहिर सी बात है, पुरुषों के मुकाबले। एक इनका कोट है कि ऋग्वेद में देवियों की संख्या में अपेक्षाकृत कमी इस बात का प्रमाण है कि इस काल में आर्य महिलाओं की वास्तविक कमियां ही थी, ठीक है। वास्तव में वो कम थी, मतलब इनका कहने का भाव था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा इनके बारे में आप और भी ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं उनके बारे में जानने के लिए जिनकी आज क्या है? पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। सरदारनी मान कौर इनका नाम है, ठीक है। एक बुजुर्ग अवस्था में ये एथलीट बनी, बहुत प्रसिद्ध इन्होंने नाम कमाया। 1 मार्च 1916 को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु आज ही के दिन 2021 में हुई थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है ना, कितने लंबे समय तक इन्होंने अपना जीवन जिया। किस रूप में ये प्रसिद्ध रही हैं? ट्रैक एंड फील्ड एथलीट रह चुकी हैं ये हमारे भारतवर्ष की। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? भारतीय धाविका, पुरुष होता तो हम धावक बोलते, लेकिन महिला हैं तो हम क्या बोलेंगे? धाविका। अब ये बताइएगा, सरदारनी मान कौर को किस वर्ष नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपने अगर लिखा होगा ना इसमें 2019, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की एक महान एथलीट मान कौर, इन्होंने कई श्रेणियों में अपने जो पदक जीते हैं। और एक वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, उसमें इन्होंने कई गोल्ड मेडल जीते थे। 105 साल लंबा इन्होंने जीवन जिया और इस प्रकार की थी ये, ठीक है ना। तो चलो, इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। ये जो पुरस्कार है नारी शक्ति पुरस्कार, ये किसके द्वारा दिया गया इनको? तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया।
अब आपको ये बताना है कि 2019 में अगर इनको ये सम्मान मिला तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति उस समय कौन थे, रामनाथ कोविंद थे। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें हमारे भारत की राष्ट्रपति कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब हम एक फोटो देख लेते हैं इनकी। ये देखो कितना प्यारा एक दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक बुजुर्ग अवस्था में ये दौड़ रही हैं और ये भारतीय ध्वज जो इन्होंने ओढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए जी, अब हम चलते हैं इनके बारे में जानने के लिए। इनका नाम क्या है, उधम सिंह। उधम सिंह के बारे में तो आपने बखूबी जानकारी हासिल की होगी। इनका नाम क्या था वैसे, राम मोहम्मद आजाद सिंह के नाम से भी ये प्रसिद्ध हुए थे, ठीक है ना, आजाद सिंह। तो वैसे हम बात करें इनका जन्म 26 दिसंबर 1899 को हुआ था। कहाँ पे, सुनाम नाम की एक जगह पड़ती है जो कि पंजाब में है, सुनाम, वहीं पर इनका जन्म हुआ। इनकी शहादत की बात करें, शहीदी की बात करें तो 31 जुलाई 1940 को, ठीक है ना। अब जैसे इनको फांसी दे दी गई थी 1940 को, ठीक है। इनको जैसे हम बात करें शहीद आजम सरदार उधम सिंह कहा जाता है, ये पॉइंट आपने पढ़ा होगा। ये हमारे भारतवर्ष के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक रहे हैं, ठीक है ना, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इतिहासकार हुए हैं एक बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर सर्वदानंदन। उनके अनुसार उधम सिंह सर्वधर्म समभाव वाले प्रतीक थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद आजाद सिंह रख लिया था, जो कि भारत के 3 प्रमुख धर्मों का एक प्रतीक है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, राम मोहम्मद आजाद सिंह के नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे। अब चलो एक पॉइंट आप इनके बारे में बताने का प्रयास करना। उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी, जल्दी से बताएंगे। अगर आपने इसमें ऑप्शन डी टिक किया होगा तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। अब एक घटना के बारे में आपको समझ लेना चाहिए। 13 अप्रैल 1919 को एक घटना घटित हुई थी जिसे हम क्या बोल देते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। पंजाब में ये घटना हुई, अमृतसर में। उसमें कौन व्यक्ति था, कौन सा वो जनरल था जिसने ये कहा था कि वहां पर गोलियां चला दें, और गोलियां चलाने के आदेश दे दिए उसने। तो उसका नाम क्या था, कर्नल रेजिनोल्ड डायर, ठीक है। ये व्यक्ति था जिसने आदेश दिए थे। लेकिन जब हम बात करें, जब ये पंजाब में घटना घटित हुई थी रेजिनोल्ड डॉयर के द्वारा, उस समय उस पंजाब का जो हम लेफ्टिनेंट गवर्नर कहें तो कौन था, वो माइकल ओ डायर था। तो ये उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का जब ये घटना घटित हुई थी, ठीक है। तो जब ये घटना घटित हो गई, डायर ने वहां पर गोलियां चलवाई, बहुत सारा नरसंहार हुआ, बच्चे भी मारे गए उसमें, और निर्दोष लोग हजारों की संख्या में मारे गए थे, लगभग 1,500 के आसपास में घायल भी हुए थे। तो उसके बाद में इस माइकल ओ डायर ने उस आदेश का समर्थन किया था। इसने कोई भी कार्रवाई नहीं की, इसने उस बात को गलत नहीं ठहराया। उसने कहा कि चलो जो भी हुआ है ठीक हुआ है। इसी वजह से फिर बाद में 15 अप्रैल को पंजाब में मार्शल लॉ लागू भी कर दिया गया था। यानी कि इस माइकल ओ डायर का भी एक समर्थन था जब ये घटना घटित हुई थी। अगर वो चाहता तो ये एक्टिविटी पर क्या कर सकता था, विरोध भी कर सकता था, लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसी वजह से इस माइकल ओ डायर को किसने मार दिया था, उधम सिंह ने मार दिया था। 13 मार्च 1940 को मार दिया था लंदन में, जब ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और सेंट्रल एशियन सोसाइटी की बैठक हो रही थी। उसी बैठक में ये भाग ले रहा था माइकल ओ डायर, इसकी हत्या कर दी। और बाद में बैठक खत्म होने के बाद उधम सिंह ने दीवार के पीछे ओ डायर पर ये 2 गोलियां चलाई थी, ठीक है। तो इस प्रकार आप और भी ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। हालांकि उधम सिंह ने मतलब भागने का प्रयास नहीं किया था, मारने के बाद वो गिरफ्तार हुए थे, उन पर मुकदमा भी चला, हत्या का दोषी उनको ठहराया गया 4 जून 1940 को। और आज के दिन 1940 में इन्हें पेंटन विले जेल में फांसी दे दी गई थी। तो ऐसे थे हमारे वीर क्रांतिकारी उधम सिंह, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब चलो हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम शायद आपने जरूर सुना होगा, इनका नाम है आर डी प्रधान।
आर डी प्रधान जो थे उनका जन्म 27 जून 1928 को हुआ था, और ये आज यानी कि 31 जुलाई 2020 तक ये क्या रहे थे, इस धरा पर रहे। और ये राज्यपाल भी रह चुके हैं, बिहार के राज्यपाल भी रहे। 1989 में बने थे बिहार में राज्यपाल, और 1990 में ये अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। ये केंद्रीय गृह सचिव भी रहे थे, केंद्रीय गृह सचिव। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस समय ये केंद्रीय गृह सचिव बने थे, जब प्रधानमंत्री कौन थे जब ये गृह सचिव की भूमिका निभा रहे थे। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। जल्दी जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा। अगर आपने इसमें लिखा होगा ऑप्शन डी राजीव गांधी लिखा है तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। राजीव गांधी का कार्यकाल एज ए पीएम कब से कब तक रहा था? 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक राजीव गांधी यहाँ पर क्या रहे थे, प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे। पहले युवा प्रधानमंत्री कौन थे हमारे भारत के? राजीव गांधी। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उसी समय आर डी प्रधान उनके केंद्रीय गृह सचिव बने थे, है ना, उसी समय। और 2003 में जब हम बात करें 1998 से 2003 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में सोनिया गांधी के कार्यकाल की बात करें ना, तो उस समय उनके भी प्रभारी रहे थे। यानी कि सोनिया गांधी ने भी इनको एक महत्वपूर्ण अहम स्थान दिया था अपने उस कार्यालय में। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बिहार और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। आज इनकी पुण्यतिथि है। अब चलो हम इनके बारे में जान लेते हैं। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। इनका नाम है मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी एक अच्छे गायक हुए हैं, पार्श्व गायक। पार्श्व गायक का मतलब क्या होता है? प्लेबैक सिंगर। हालांकि ये अभिनेता नहीं बने, इन्होंने सिंगिंग की थी, बस प्लेबैक सिंगिंग। ठीक है, इनका नाम है। आज भी इनके जो गीत हैं वो बहुत सुने जाते हैं। इनकी आवाज़, हाँ, अभिनय किसी ने चाहे किया हो उस मूवी में, लेकिन आवाज़ जो है वो मोहम्मद रफ़ी की बड़ी प्रसिद्ध है। इनके गीत आपने जरूर सुने होंगे। इनका जन्म 24 दिसंबर 1924 को हुआ था। कहाँ पर इनका जन्म हुआ? अमृतसर में। और ये अमृतसर आपको पता ही है कहाँ पर है, हमारे पंजाब में। और जैसे हम बात करें, इनकी मृत्यु आज ही के दिन 1980 में हुई थी। कहाँ पर? अगर आप अंदाज़ा लगाएंगे तो आप कह सकते हैं महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई? मुंबई में। जाहिर सी बात है, बॉलीवुड की दुनिया कहाँ बसती है? मुंबई में। तो इन्होंने कई पुरस्कार भी जीते। इनके बहुत से प्रसिद्ध गीत भी हैं। आपने वो गीत सुना होगा, छू लेने दो नाजुक होठों को, है ना? तो वो इन्हीं के द्वारा गाया गया है। 14वीं का चांद हो, दिल के झरोखे से, खिलौना जानकर याद न जाए। ये बहुत से गीत हैं इनके द्वारा लिखे हुए, गाए हुए। मोहम्मद रफ़ी को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। आप बता सकते हैं इनको भारत सरकार ने कब सम्मानित किया था पद्मश्री से? 1965 की बात है। ऑप्शन ए अगर आपने ठीक की लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। इनको 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिल्म फेयर पुरस्कार सम्मेलन में इनको 6 बार सम्मान मिला। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका होना चाहिए। एक बार इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। 40 साल इन्होंने गीत गाए थे, फिल्मी गायन इन्होंने किया था। 25,000 से ज़्यादा गाने इन्होंने रिकॉर्ड किए थे। इनको एक उपाधि दी जाती है, शहनशाह ए तरुन्नुम। शहनशाह ए तरुन्नुम के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोहम्मद रफ़ी को जाना जाता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? चलिए जी, बहुत बढ़िया। इनके बारे में आप और भी इनके गीत सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता लग जाएगा। ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। लता मंगेशकर और इनके गीत आपको बहुत से मिल जाएंगे। अब चलो हम इनके बारे में जान लेते हैं। इनका नाम तो आपने सुना होगा। ये कौन है? ये हैं ए ओ हयूम। ए ओ हयूम वही हैं जिनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना
किस वर्ष हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए 1885 में। 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी ए ओ हयूम के द्वारा। अब जैसे बात करें, इनका जन्म 6 जून 1829 को हुआ था। इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी 1912 में। जब 1912 में एलन ऑक्टेवियम ह्यूम की मृत्यु हुई, उसी मृत्यु के बाद में इनको संस्थापक घोषित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक है, तो संस्थापक घोषित कब किया गया इनको? इनकी मृत्यु के बाद किया गया था। लाला लाजपत राय ने ए ओ हयूम के बारे में लिखा है कि हयूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की निर्धनता और दुर्दशा पर रोता था। ऐसी बातें लिखी हैं। तो इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। ये आपका एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने इसको मोल्ड करके थोड़ा सा पूछने का प्रयास किया है, जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महामंत्री के पद पर भी नियुक्त हुए थे और 1906 तक इन्होंने महामंत्री के रूप में कार्य किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता के रूप में इनको जाना जाता है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इनसे संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला प्रश्न पढ़ के देखो। ए ओ हयूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की। पहला तो ठीक लिखा हुआ है, हमें ये टिक नहीं करना। ए ओ हयूम ने 2 बार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की। क्या की थी? क्या नहीं, इन्होंने तो एक बार भी अध्यक्षता नहीं की। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? गलत लिखा हुआ है, इसी वजह से हम टिक कर देंगे। बाकी 2 बातें और भी पढ़ लीजिए। ए ओ हयूम भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, थे सदस्य। ए ओ हयूम एक पक्षी विज्ञानी थे, एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, तो आप कहेंगे यहाँ ये पॉइंट भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। बी ऑप्शन जो है वो गलत लिखा हुआ है। ए ओ हयूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं की थी। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब एक आपने नाम सुना होगा ना, लोकमित्र समाचार पत्र आया करता था लोकमित्र नाम से, 1859 के आसपास की बात है। उसके प्रकाशन में भी इन्होंने सहयोग दिया था। चलिए, अब ये कुछ बातें जो हैं वो हमने कवर की हैं आज। जिनका आज जन्मदिन है, जिनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, और जिनकी जयंती है, जिनकी पुण्यतिथि है, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको ये कक्षा मिलती रहे। आपको इस कक्षा की PDF नहीं मिलेगी, आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सिंबल आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप सर्च कर लेना जहाँ पर भी EduRohi24, आपको अपना प्लेटफॉर्म दिखेगा। बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और EduRohi ऑफिशियल के साथ बने रहिए। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।